बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेटा, आज हमारा सोशियोलॉजी का लास्ट लेक्चर है एंड दिस लेक्चर डील्स विद द टॉपिक ऑफ थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशियोलॉजी, रिसर्च मैथडोलॉजीज़ एंड इसके साथ साथ हम फेजेस को डिस्कस करेंगे। एज यू नो दैट कि अभी हमने मीटिंग की है और मीटिंग में हमने सारे पॉइंट्स, सारे लेक्चर्स को गो थ्रू किया है, डिस्कस किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मीटिंग रिकॉर्ड नहीं हो सकी। सो आई एम रिकॉर्डिंग अगेन। तो सबसे पहले सोशियोलॉजी क्या है और सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं। आपके पॉइंट ऑफ व्यू में सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बेसिकली जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो सारे काम करते हैं जो हम लोग करते हैं, लेकिन वो सोसाइटी, एक छोटा सा डिफरेंस है, वो ये है कि वो सोसाइटी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू हो जाते हैं, अपने नज़रिए से देखना शुरू होते हैं। बेसिकली अगर आप देखो तो लेट्स से इसके अगर हम पॉवर्टी जो सोसाइटी का इशू है, सोशियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? हम स्टडी करते हैं सोसाइटी के बारे में, सोसाइटी के रहने वाले लोगों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सोशियोलॉजिस्ट क्या करते हैं? सोसाइटी को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने एंगल से देखना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स से इसके पॉवर्टी एक वर्ड है, गुर्बत। मैं आपसे पूछूं कि लोग गरीब क्यों होते हैं, तो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है आपकी यही है, आप यही कहोगे कि लोग एफर्ट नहीं करते हैं, इस वजह से गरीब होते हैं, या बच्चे उनके ठीक नहीं होते, बच्चे हाइजेनिक नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के फ़ौरन से माइंड में आ जाती है। सबसे पहले जो माइंड में आती है वो यही आती है कि बच्चे जो है ना, वो एक तो एफर्ट नहीं करते, केयरलेस होते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो एफर्ट नहीं करते, इसलिए ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इनका जो एक सोशियोलॉजिस्ट, जो एक इनका थिंकर है स्कूल ऑफ थॉट का, वो ये कहता है, पियर, उसका नाम है पियर बर्टू, वो कहता है, उसने सबसे पहले सोशियोलॉजी में एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। उसका नाम था कल्चर ऑफ एक्सीलेंस। वो कहता है कि ऐसा नहीं है कि जो है सोसाइटी में जो लोग गरीब हैं वो क्यों गरीब हैं कि वो मेहनत नहीं करते, ऐसा नहीं है। कल्चर ऑफ एक्सीलेंस उसने इंट्रोड्यूस करवाया, और एक इंट्रोड्यूस करवाया था उसने कल्चर ऑफ सर्वाइवल। ही सेड डैट कि जो कल्चर ऑफ एक्सीलेंस से क्या मुराद है कि जिनके बच्चे जो हैं तरक्की करते हैं, बेसिकली उन्हें कल्चर ऑफ एक्सीलेंस प्रोवाइड किया जाता है बाय देयर पेरेंट्स। ठीक है, उनके पेरेंट्स उनको इतना अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं, अच्छे टीचर्स देते हैं, अच्छा स्कूल, अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो देते हैं। हमारा ये जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि इंस्टीट्यूट से क्या होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट से बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा इंस्टीट्यूट, अच्छे टीचर्स जो हैं वो बच्चे को लेकर जाते हैं, उसको गोल को अचीव करने में मदद करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हम कहते हैं कि वो मेहनत नहीं करते, जबकि कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की आपने कभी नोटिस किया है कि क्यों डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ही बनता है? वो इस वजह से बनता है क्योंकि उनके पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही उन्हें उस डायमेंशन में डाल देते हैं, अच्छे टीचर्स, अच्छा इन्वायरमेंट, हर चीज़ उनको वही चीज़ प्रोवाइड करनी है। अब सेकेंड चीज़ आ जाती है, वो है कल्चर ऑफ सर्वाइवल, यानी वो कल्चर जहाँ पे वो लोग जो कि डेली वेजेस वाले होते हैं, डेली का कमाना, डेली का खाना, तो अब वो लोगों के पास कल्चर ऑफ एक्सीलेंस नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो टेंशन है, जो सोच है, वो रोज़ की रोटी कमाना है, रोज़ की रोटी को पूरा करना है। वो कहाँ पे अपने बच्चों को अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाएंगे? तो उनके बच्चों की ना पेरेंट्स भी बॉदर नहीं करते कि बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। वो एक तो चाइल्ड लेबर भी इसमें आ जाता है, वो एक दूसरी डायमेंशन आ जाएगी। लेकिन अभी फ़िलहाल हम इसके ऊपर कल्चर ऑफ सर्वाइवल की बात करें तो बच्चे वो किस तरह से इस चीज़ को फेस करेंगे, वो किस तरह से कल्चर ऑफ एक्सीलेंस की तरह काम करेंगे। तो अगर एज़ कम्पेयर टू आप कल्चर ऑफ एक्सीलेंस वालों को देखें ना, एज़ कम्पेयर टू हम बात करें कल्चर ऑफ सर्वाइवल, तो सर्वाइवल वाले जो हैं वो ज़्यादा एफर्ट कर रहे होते हैं, ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं फिज़िकली। अब लेबर्स को देखो कितनी एफर्ट करते हैं, दिन रात जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं अभी कल ही मैंने एक इस तरह से एक्सपीरियंस हुआ, ये जो सामान उठाने वाले होते हैं, तो मैं सरप्राइज़ हो गई कि किस तरह से वो बेचारे इतनी मेहनत करते हैं। तो लेकिन उनको वेजेस कम दिए जाते हैं। हम जैसे लोग जो हैं उनको पे कम करते हैं, तो फिज़िकली एक्टिविटी उनकी हमसे ज़्यादा है। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एक्सीलेंस एंड और कल्चर ऑफ सर्वाइवल। जहाँ पे सर्वाइवल है, उन्होंने सिर्फ अपने दिन की रोटी पूरी करनी है। नेक्स्ट सोशियोलॉजी के थिंकर्स की बात करें, 6 सोशियोलॉजिस्ट के मेन थिंकर्स हैं जो ज़्यादातर डिस्कस किए जाते हैं सोशियोलॉजी के। तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन है उनमें सबसे पहले कार्ल मार्क्स का नाम आता है। कार्ल मार्क्स जो है वो कहते हैं कि सोसाइटी में एक कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। ही सेड डैट कि एक हैव्स और एक हैव्स नॉट हैं। हैव्स वाले जो हैं वो जिनके ऊपर दे हैव प्लेंटी ऑफ मनी, सारे उनके पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन हैव्स नॉट वालों के पास जो नहीं है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं एक्सप्लॉइट? उनको हैव्स वाले कर रहे हैं। अब हैज़ नॉट वालों के पास जब ये रिसोर्सेज नहीं होते, वो उनको दोबारा से एक्सप्लॉइट करते हैं। वो एक्सप्लॉइट उनको किस तरह से करते हैं कि उनके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं। इसी सिचुएशन में जो केओस मचा होता है तो रेवोल्यूशन आता है। ये है जी कार्ल मार्क्स का कहना है। इनके जो काउंटर में आए थे वो आए थे जी हमारे पास, जो इन्होंने आके इनको काउंटर किया था वो था डरकाइम।
डरखाइन का कहना है कि सोसाइटी स्टेबल है, सोसाइटी में ऐसा नहीं है कि अफरा तफरी मची हुई है, अगर ऐसा ही हो तो सोसाइटी कैसे चले। उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि सोसाइटी में प्रॉपर फंक्शन है, स्टेबल है, कोई फंक्शन को फॉलो कर रही है, उसी के अकॉर्डिंगली सारे इदारे काम कर रहे हैं, तो ये फंक्शनलिस्ट भी कहलाए जा सकते हैं। थर्ड जो है मैक्स वीबर कहते हैं कि सोसाइटी में, अच्छा इन मैक्स वीबर ने ना बहुत क्रिटिसाइज़ किया किसको, डरखाइन को और कार्ल मार्क्स को। वो कहते हैं कि इन्होंने जस्ट सोसाइटी, पूरी सोसाइटी की बात की, इन्होंने बात ही नहीं की किसी इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल की भी बात होनी चाहिए। इन्होंने बात की थी साइंस ऑफ एक्शन की। इन्होंने बताया बेसिकली, इनकी सारी मैंने आपको हिस्ट्री पहले लेक्चर्स में बताई हुई। इनका कहना था कि सोसाइटी में जो भी एक्शन हो रहा होता है, इंडिविजुअल उसको अपने अकॉर्डिंगली परसीव करता है और फिर वो एक्शन करता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें जो इसके हवाले से इनके थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में देखें कि देखिए जिस तरह से हमने उसमें पढ़ा था साइकोलॉजी में, तो इसमें जो है स्कूल ऑफ थॉट किसको कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं क्योंकि ऐसी जगह, स्कूल ऑफ थॉट से मुराद ऐसी जगह जहाँ पे एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले जो लोग हैं वो जमा हो जाएं और रिसर्च स्टार्ट करें उसी टॉपिक पे, ठीक है। तो सोशियोलॉजी में ये पेपर में बहुत बार सवाल किया जाता है, फंक्शनलिस्ट हैं, वो कहते हैं जो इस स्कूल ऑफ थॉट से जो रिलेट कर रहे हैं, वो ये बात कहते हैं कि सोसाइटी में ना एक फंक्शन है, एक स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं और सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हम सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ठीक है। इस स्कूल ऑफ थॉट के जो फ़िलासफ़र्स हैं, जो थिंकर्स हैं, उनका ये कहना है, उन्होंने रिलेट किया सोसाइटी को ह्यूमन बॉडी के साथ। वो कहते हैं जिस तरह से ह्यूमन बॉडी को वर्क करने के लिए सारे अपने पार्ट्स की ज़रूरत होती है, जैसे हमारा जो इंसानी जिस्म में दिल है, फेफड़े हैं, लंग्स हैं, जिगर है, आइज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो मौजूद हैं, ये मिल के सारा काम, ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये मिल के काम करें। इसी तरह सोसाइटी के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं और वो तमाम पार्ट्स जो हैं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड हो के काम कर रहे हैं। तो सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। फंक्शनलिस्ट वालों ने क्या किया है कि सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, सब मिलजुल कर काम करें, इंटरकनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट हैं। जी, नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट है जो वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, यानी तज़ाद पाया जाता है इस स्कूल ऑफ थॉट के जो थिंकर्स हैं सोशियोलॉजी में, वो ये कहते हैं कि जितने भी सोसाइटी के अंदर पार्ट्स हैं, इनका ना आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहता है। हर ग्रुप चाहता है कि मेरे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाएं या मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो जाएं और मैं चाहता हूं कि मैं दूसरे से अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लूं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट वाला किस थिंकर का मानना था? कार्ल मार्क्स का। वो कहते हैं ना हैव्स और हैव नॉट, सोसाइटी में कहते हैं एवरी टाइम कॉन्फ्लिक्ट है, तज़ाद है। उनका यही कहना है कि हैव्स जो हैं वो हैव्स नॉट को एक्सप्लॉइट करें, फिर हैव्स नॉट जो हैं वो फिर रेवोल्यूशन इनकलाब लेके आते हैं। तो इनका ये मानना था कॉन्फ्लिक्ट वालों। अच्छा, वो कहते हैं कि ये जो इस स्कूल ऑफ थॉट के जो थिंकर्स हैं वो कहते हैं कि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दो लोगों के दरमियान भी हो सकता है, वो ग्रुप्स में भी हो सकता है। ग्रुप्स में मैंने वो सारे बताए हैं, प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, ठीक है, फॉर्मल भी है ग्रुप, वो सारे जो सोसाइटी के ग्रुप्स हैं। कहते हैं 2 ग्रुप्स के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है, 3 ग्रुप्स के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है और 2 लोगों के दरमियान भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो सेकंड जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहते हैं। थर्ड स्कूल ऑफ थॉट जो है वो इंट्रैक्शन, यानी सिम्बॉलिक इंट्रैक्शन। इसमें वो कहते हैं कि हर सोसाइटी के अपने अपने नॉर्म्स हैं, अपनी अपनी रवायात हैं, यानी कुछ जो है वो किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ सिम्बॉलिकली कर रहे होते हैं, कुछ प्रॉपर्ली उसको एक्सप्लेन करते हुए, वर्ड्स का इजहार करते हुए जो है वो इंट्रैक्शन। ये हर सोसाइटी का अपने अपने नॉर्म्स हैं, अपने अपने मॉरल्स को वो फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इंट्रैक्शन से क्या मतलब, जब एक इंसान दूसरे के साथ बात करता है और दूसरा जो है इसको रिस्पॉन्स में करता है, इट मीन्स कि उनमें एक्शन एक्सचेंज हुआ ना, तो दिस इज़ कॉल्ड इंट्रैक्शन। तो ये था थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव। इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में सबसे पहले वो कौन सी ऐसी फोर्सेस थी जिन्होंने सोशियोलॉजी की इमर्जेंस में हेल्प की? तो सबसे पहले है जी पॉलिटिकल फोर्सेस। पॉलिटिकल फोर्सेस में जो चीज़ आती है उसमें सबसे पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है। ये तो आपको सबको पता है कि किस तरह से क्योस मचा हुआ था और वो लोग चाहते थे कि कोई ऐसी साइंस हो जो कि हमारी सोसाइटी
को स्टेबल कर दे। फिर वो चाहते थे कोई मतलब BOK होना, BOK यानी ऐसी बॉडी ऑफ नॉलेज हो, एक तो वो हमारी सोसाइटी की एक कोई ऐसी साइंस हो जो हमारी सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे और प्रिडिक्ट करे। लेट्स से इसके अगर ये A है तो B अगर होता है तो इसके आगे क्या होगा, यानी A है तो B क्या होगा, या B अगर कोई और प्रॉब्लम आ जाती तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, यानी सोसाइटी के मसलों को प्रिडिक्ट भी करे साथ साथ। ठीक है। रेवोल्यूशन ऑलवेज रिमेंबर डैट के व्हेन अ नंबर ऑफ पीपल डिसएग्री फ्रॉम करंट सिचुएशन दे वांट चेंज। जब कोई भी चेंज आता है तो तब रेवोल्यूशन आता है, जिसका उर्दू में इनकलाब कहते हैं। ठीक है। तो इसमें फ्यूडल सिस्टम भी आ जाता है। फ्यूडल सिस्टम में यानी ये जो एग्रीकल्चर से लोग गए थे वहाँ पे, यानी ज़मींदारी वाले निज़ाम से लोग गए थे डेमोक्रेसी की तरफ। ठीक है। तो पॉलिटिकल चेंज में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, दो चीज़ें आती हैं। एक तो है याद रखने वाली जो फ्यूडल सिस्टम से डेमोक्रेसी, फ्यूडल यानी ज़मींदारी वाला निज़ाम था। लोग जो है ज़मींदारों के अंडर काम करते थे। ज़मींदार जो है उनको एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अपना जितना उनका दिल करता था उनको दे देते थे, जितना दिल करता था अपने पास रखते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम डेमोक्रेसी में जाए, हमें ज़मींदारी के काम को छोड़ना है। ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या था कि एग्रीकल्चर से लोग गए थे इंडस्ट्री की तरफ। ठीक है। फिर वो लोगों ने क्या किया कि हम एक कह लेना एक चेंज आया सोसाइटी में, लोगों ने ज़राअत का शोबा छोड़ के, ज़मींदारी वाला शोबा छोड़ के इंडस्ट्री की तरफ मूव किए, यानी कहाँ देहातों से शहर की तरफ मूव किया उन्होंने। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्योस वाली सिचुएशन थी। फिर इसके बाद है सोशलिज़म। इसमें क्या आता है, इसमें ना ये बात आपको याद रखनी होगी कि इसमें ये जो कॉन्सेप्ट सामने आया था कि मतलब सब कुछ सोसाइटी का है, कोई किसी का प्राइवेट नहीं है, यानी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एज अ होल डिवाइड होगी। फिर है अर्बनाइजेशन, यानी शहर बनाने का मतलब छोटे शहरों से जैसे बाहर आए हैं, छोटे शहरों से बाहर आए, शहरों में तो फिर बड़े बड़े, क्योंकि देखिए ना जहाँ पे देहात में लोग रहते थे फिर वहाँ से लोगों ने शहर की तरफ मूव किया, सोसाइटी ज़्यादा हुई, लोग ज़्यादा बने, फिर अर्बनाइजेशन यानी बड़े बड़े लोग जो हैं वो बड़े बड़े जो शहर हैं वो सामने आए हमारे। अच्छा, बहुत सारे जो लोग थे वो माइग्रेट करके जब अपनी जॉब के लिए यहाँ आए, शहरों में आए, तो ओवर क्राउडेड हो गई थी जगह। अब लोगों को प्रॉब्लम आई, पोल्यूशन हुआ, लोग क्यूरियस थे कि ये क्या हो रहा है, ये शहर कहाँ से आ गए, किसी ना किसी को जो है अर्बनाइजेशन में समझ आ गई आपको कि बड़े बड़े शहर बनाने का जो है वो प्रोसीजर स्टार्ट हुआ थी। कि सारी फोर्सेस थी जिन्होंने सोशियोलॉजी की इमरजेंस में हेल्प की। और सबसे पहले 1838 में ऑगस्ट कॉम्टे ने सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पेश किया। फेजेस ऑफ सोशियोलॉजी, किस तरह से ये जो है मॉडर्न सोशियोलॉजी तक आई। सबसे पहले इनिशियल फेज़ जो है वो 1838 से 1880 तक था। और इसमें याद रखिएगा कि इसकी जो बड़ी बात है वो ये है कि इसमें जो है मैक्रो के हवाले से बात की गई। इसमें क्या बात की गई थी, मैक्रो। ठीक है। ओके, उसके बाद है कि इसमें जो है नहीं मैक्रो की, आप लोग चूँकि इकोनॉमिक्स के भी स्टूडेंट्स हैं आपको पता होगा कि मैक्रो जो होता है वसी मैक्रो यूनिट से मुराद होता है एज अ होल किसी चीज़ को परसीव करना और सोसाइटी को एज अ होल बड़े लेवल पे देखना। यानी उसमें जो उस टाइम के जो थिंकर्स थे उनका ये कहना था कि सोसाइटी के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एज अ होल परसीव करें, एज अ होल उनको यानी जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। क्योंकि जो है सोसाइटी जो है वो डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है, एज अ होल उसको रिसीव करें। एज अ होल क्या होता है, लेट्स से इस मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जो है मैरिज को किस सेंस में लेते हो, तो आपके जहन में आएगा कि मैरिज जो है वो हमारे यहाँ ये रसूमात होती हैं। फैमिली अगर मैं पूछूँ, फैमिली को आप किस सेंस में लेते हो, अब ये आपकी थिंकिंग है ना कि फ़ैमिली में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ भी आ जाते हैं, या आपकी फैमिली में सिबलिंग्स आ जाते हैं, आपके पेरेंट्स आ जाते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है इंडिविजुअल की क्या सोच है, उसकी तो बात ही नहीं थी। सोसाइटी एज अ होल वो परसीव कर रहे थे, एज अ होल परसीव करके उसके सोल्यूशंस फाइंड आउट करना। तो हर इंडिविजुअल जो है वो दूसरे से, हर फ़र्द दूसरे फ़र्द से डिफरेंट सोचता है। कि अगर मैंने मैरिज का पूछा, बहुत सारे लोगों ने उस डिफरेंट तरीके से उसको जो है सोचा और डिफरेंट तरीके से उनके जहन में स्केच बना। लेकिन जो अगर फैमिली स्टडी करेंगे ऑगस्ट कॉम्टे की थ्योरीज़, तो ऑगस्ट कॉम्टे एज यू नो कि 1838 में इन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये फ्रांस में पैदा हुए थे, ये फ़िज़िक्स और मैथ्स के स्टूडेंट थे। जिस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो उन्होंने सोसाइटी में क्योस देखा था, क्योंकि सोसाइटी का जो सारा सिस्टम बिगड़ गया था, तो तभी इन्होंने
सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पेश किया था। सबसे पहले इन्होंने 1836 में, हमने ये पढ़ा हुआ ना 1838 में इन्होंने सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट पेश किया। तो सबसे पहले 1836 में इन्होंने उसको उसी कॉन्सेप्ट को इन्होंने सोशल फिज़िक्स का नाम दिया था। ठीक है, बाद में इन्होंने 1838 में जो कॉन्सेप्ट पेश किया सोशियोलॉजी के नाम से, जिसको एक ऐसा बॉडी ऑफ नॉलेज भी हो के जो कि एक तो सोसाइटी के मसलों को हल करेगा और प्रेडिक्ट भी करेगा कि नेक्स्ट क्या हो सकता है, और अगर कोई मसला होता है तो उसका क्या है सोल्यूशन होगा। तो बेसिकली जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं ये फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते थे। फंक्शनल यानी जो सोसाइटी में तमाम जो इंस्टीट्यूट हैं, जो इदारे हैं, वो मिलजुल कर काम कर रहे हैं, एक फंक्शन को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने इनकी जो थ्योरीज़ की तरफ आते हैं हम, ये थ्योरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे पहले थ्योरी ऑफ टाइप्स ऑफ साइंस, कि इनके अकॉर्डिंगली, इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंगली कि जो साइंस की कितनी टाइप्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले ये बताते हैं थ्योरेटिकल साइंस नंबर 1 है, सेकंड है अप्लाइड साइंस। साइंस की 2 टाइप्स बताई इन्होंने। ठीक है, तो साइंस जो थ्योरेटिकल साइंस है उसमें ये कहते हैं कि नज़रियाती वो साइंस है जिसमें साइंस के असूल बयान किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हाइपोथेसिस बनता है। हाइपोथेसिस यानी आपका कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट जो टेस्टेबल होगी, और आपका इंटेलिजेंट गेस भी आप उसको कह सकते हो, आप ट्रायल आइडिया भी कह सकते हो। जो भी आप हाइपोथेसिस बनाते हो, मफरूज़ा बनाते हो, उस पे जो उन पर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उनसे जो फैक्ट्स हासिल होते हैं, उनकी रोशनी में थ्योरी बनती है। ठीक है, तो ये बेसिकली थ्योरेटिकल साइंस कहलाती है। इसके बाद है, वो कहते हैं जो सेकंड टाइप है, जो ऑगस्ट कॉम्टे के अकॉर्डिंगली वो कहते हैं सेकंड टाइप है अप्लाइड साइंस या प्रैक्टिकल साइंस। एज यू कैन सी के जो प्रैक्टिकल से क्या मुराद होता है, यानी तजर्बा। इन्होंने जो प्रैक्टिकल साइंस बताई है, यानी जो आपने थ्योरेटिकल में जो थ्योरी आपने पढ़ी है या जो थ्योरी आपको हासिल हुई है, उसी पे प्रैक्टिकल है। तो बेसिकली इसको हम इतलाकी साइंस भी कहते हैं, कि वो किस्म है जिसमें नज़रियाती इल्म को अमली शक्ल में ढाला जाता है, यानी उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है। इस इल्म से इस्तेफ़ादा करने के लिए जितनी भी इन्वेंशंस हुई हैं, नई नई चीज़ें बनाई गई हैं, मसाइल को हल किया जाता रहा है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता रहा है। तो साइंस की नज़रियात से काम लेकर इंसान ने जो है वो एयरप्लेन बना लिया है, मोटर कार बना ली है, टेलीविज़न बना लिया है, टेलीफोन बना लिया, मोबाइल फ़ोन्स बन गए हैं बहुत सारे। तो बेशुमार जो ज़रूरत की चीज़ें इन्वेंट हुई हैं, सब जो हैं वो प्रैक्टिकल साइंस की ही फॉर्म है, प्रैक्टिकल साइंस की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और आपको समझ आ गई है कि सबसे पहले जो क्या है थ्योरेटिकल साइंस है, जो कहते हैं ऑगस्ट कॉम्टे के अकॉर्डिंगली कि पहले हाइपोथेसिस बनता है, फिर एक्सपेरिमेंट, फिर फैक्ट्स हैं और उनकी रोशनी में थ्योरी बनती है। फिर थ्योरी को जब आप प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आते हो तो डैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिकल साइंस। ठीक है, देन ये तो उनकी 2 थ्योरीज उन्होंने बताई हैं साइंस के हवाले से। नेक्स्ट वो बताते हैं थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार सवाल आता है, मुख्तसर सवाल में भी आ सकता है कि जो थ्योरी ऑफ लॉ, इन्होंने यहाँ पे 3 स्टेजेस बयान किए हैं। नंबर 1 जो है वो कहते हैं कि साइंसी अलूम अपनी आमद में ऐसा प्रॉपर जो है वो सिलसिला कायम करते हैं जो कि एक स्टेयर्स की तरह होता है, एक सीढ़ी की तरह होता है, यानी एक सीढ़ी की तरह एक दूसरे के ऊपर बनता जाता है। हर ऊपर वाली साइंस अपनी निचली साइंस पर जो है डिपेंड करती है, क्योंकि नीचे वाली जो साइंस है वो उसने क्या है कि वो नीचे वाली साइंस ने ही इस ऊपर वाली साइंस की पैदाइश के हालात पैदा किए थे। ठीक है, तो जो नज़रियाती उलूम की इस सीढ़ी की बुनियाद मैथ्स पर है, उनके अकॉर्डिंगली वो कहते हैं 3 स्टेजेस जो उन्होंने एक्सप्लेन किया कि नीचे वाली साइंस ने ही ऊपर वाली साइंस की पैदाइश के हालात पैदा किए। तो नज़रियाती उलूम की सीढ़ी की बुनियाद जो है ना वो मैथ्स पर है। उसके बाद बायो है, केमिस्ट्री है, और ये सारे जो मज़ामीन हैं ये इसी तरतीब में आते हैं। और जो सबसे ऊपर वाली साइंस है वो सोशल फिज़िक्स है, यानी सोशियोलॉजी है। आप खुद देखें जिस तरह से उन्होंने बताया है कि सबसे पहले यानी एक सीढ़ी की तरह जो है उन्होंने बयान किया है कि बिल्कुल एक स्टेयर्स की तरह उन्होंने इसको डिफ़ाइन किया है कि जो पहले बनी होती है साइंस, जो पहले होती है वो बुनियाद फराहम करती है जो बाद में बनने वाली साइंस होती है। ठीक है, तो सबसे पहले वो कहते हैं जो नंबर 1 पे है वो मैथ्स आ जाता है, मैथ्स के बाद फिर बायो है, केमिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें हैं। और
जो लास्ट पे यानी जो फर्स्ट पे हमारा आ जाता है, हम तो लास्ट में कह रहे हैं लेकिन जो फर्स्ट पे आ रहा है वो सोशियोलॉजी है। तो सोशियोलॉजी की बुनियाद इन तमाम सब्जेक्ट्स ने फ्राहम की है, ठीक है। फिर वो उसके बाद अपनी थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस को डिवाइड करते हैं मज़ीद तीन हिस्सों में। वो कहते हैं कि नंबर वन जो है वो आ जाता है जी थ्योरेटिकल स्टेज, ठीक है। इसको वो थ्योरेटिकल और थियोलॉजिकल भी स्टेज कहते हैं। फिर आ जाता है जी मेटाफिज़िकल स्टेज, फिर है पॉजिटिव स्टेज। अच्छा, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो पॉजिटिव यानी नंबर वन जो स्टेज है उसमें क्या होता है कि पहला मरहला है उसमें बता रहे हैं कि जिसमें सिर्फ जो भी कंडीशंस हैं, जो भी सिचुएशंस हैं, उनको एक्सप्लेन किया जाता है। उनको मजहबी अंदाज में, लेट्स से इसके मजहबी अंदाज में की जाती है। हर वाक़ई की वजाहत जो है मजहबी रंग में पेश की जाती है। ये ज़माना 1300 ईस्वी से पहले का ज़माना था, ठीक है। जो उन्होंने नंबर वन स्टेज बताई, कौन सी स्टेज है वो? थियोलॉजिकल। इसमें क्या चीज़ें हो रही हैं, इसमें बस एक्सप्लेन हो रही हैं, ठीक है। इसमें चीज़ें एक्सप्लेन हो रही है। तो नंबर टू जो है वो कह रहे हैं मेटाफिज़िकल। मेटाफिज़िकल स्टेज है। और थर्ड जो स्टेज आती है वो है मेटाफिज़िकल स्टेज में क्या है कि बेसिकली फ़िलासफ़ी पे सारी बुनियाद है, सारा कुछ जो है वो फ़िलासफ़ी की बुनियाद पे पेश किया जा रहा है। ये फर्स्ट स्टेज के बाद वाली स्टेज है। ये 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक का दौर था। इसमें फ़लसफ़ा जो है वो ज़ोरों पर था और वाक़यात की वजाहत फ़लसफ़ाना दलाइल यानी फ़लसफ़ाना लॉजिक पेश किए जाते थे। वाक़यात की वजूहात को ख़यालात और जितने भी तसव्वुरात से मालूम किया जाता था। और जिस तरह से जो थर्ड स्टेज आई उसके बाद ये वाली जो स्टेज थी ये कमज़ोर हो गई। तो थर्ड जो स्टेज है वो है पॉजिटिव स्टेज। तो पॉजिटिव स्टेज में जो है वो कहते हैं कि ये जदीद साइंसी या जदीद साइंस की तरक्की का नतीजा थी। इसमें फ़लसफ़ाना जितनी भी रेशो थी उन पर एतमाद नहीं किया गया। वाक़यात को समझने और हक़ाइक़ को जानने के लिए तजर्बात और मुशाहिदात से काम लिया गया। यानी जित तजर्बा गाहें कायम की गई, नज़रियाती इल्म को तजर्बाती इल्म के साथ जोड़ा गया। ये सारा कुछ इस स्टेज में हुआ जो थर्ड स्टेज है। इसमें उन्होंने क्या किया कि नई नई इन्वेंशंस हुई, हक़ाइक़ मालूम किए गए और साइंसी इल्म में तेज़ी के साथ इजाफ़ा हुआ। इसमें डिडक्शन के साथ साथ जो है इंडक्शन के तरीक़े को भी अपनाया गया। इल्म में तेज़ी के साथ इजाफ़ा हुआ। दुनिया के राज़ों को मालूम करने के लिए साइंसदानों की कोशिशें तेज़ हुई। साइंसी इल्म का आखिरी मकाम था। ये मरहला 1800 ईस्वी के बाद का था। पहला जो था वो हमने डिस्कस किया 1300 ईस्वी से 1300 ईस्वी का था। दूसरा जो मरहला है वो कहते हैं कि 1300 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक था। और ये इसमें बता रहे हैं कि ये जो है 1800 ईस्वी के बाद की स्टेज थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट पेश किया अपना। नेक्स्ट जो है इनकी थ्योरी वो बता रहे हैं। नेक्स्ट जो अभी हमने कौन कौन सी पढ़ ली, हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ी है थ्योरी ऑफ टाइप्स ऑफ साइंस, उसमें दो हैं, थ्योरेटिकल साइंस है और अप्लाइड यानी प्रैक्टिकल साइंस है। फिर उसके बाद जो इनकी थ्योरी आती है थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस, उसमें हमने थ्री स्टेजेस पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा है थियोलॉजिकल स्टेज है, फिर है मेटाफिज़िकल स्टेज है, फिर है पॉजिटिव स्टेज है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इनकी थ्योरी है वो कहते हैं कि ऑफ सोशियोलॉजी। अब आगे जो है वो सोशियोलॉजी को की जो है टाइप्स बता रहे हैं। तो कॉम्टे ने थ्योरी ऑफ टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी जो है वो दो बयान की हैं। एक वो कहता है कि सोशियोलॉजी की दो टाइप्स हैं, एक डायनामिक है और एक स्टैटिक है। तो स्टैटिक जो है यानी साकिन भी आप उसको कह सकते हो, डायनामिक यानी चेंज आप कह सकते हो। तो स्टैटिक सोशियोलॉजी में सोसाइटी के क़याम की हालतों का मुताला किया जाता है। और डायनामिक में क्या होता है कि सोशियोलॉजी में सोसाइटी चेंज को ऑब्ज़र्व किया जाता है, उसकी ऑब्ज़र्वेशन की जाती है। तो बेसिकली जो स्टैटिक सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी में तरतीब का कायम रखना है, ठीक है।
और जो डायनामिक सोशियोलॉजी है वो सोसाइटी में तरक्की का काम देखना है, उसका तरक्की का काम उससे रिलेट कर रहा होता है। यानी साकिन रहना जो है वो तरतीब का एक नज़रिया है, जबकि जो डायनामिक है वो तरक्की का नज़रिया है। ठीक है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो कि जो मैंने भी आपको बताया, स्टैटिक जो है इसका जो कनेक्शन है वो सोसाइटी में एक अरेंजमेंट के हवाले से तरतीब कायम रहे। ठीक है, कोई चीज़ बिगड़े ना, कोई निज़ाम ना बिगड़े। जबकि जो डायनामिक सोशियोलॉजी है उसका काम सोसाइटी की तरक्की के हवाले से होता है। ठीक है, लेकिन तरतीब और तरक्की जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ वाबस्ता है। कोई माशरा कायम नहीं रह सकता जब तक वो तरक्की ना करे, और समाजी तरक्की वजूद में नहीं आ सकती जब तक उसमें कोई तरतीब, कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो। तो कोई तरतीब बग़ैर माशी तरक्की के कायम नहीं हो सकती। माशरती निज़ाम में दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। यानी सोशल डायनामिक्स, सोशल भी ऐसा ही, यानी डायनामिक जो सोशोलॉजी और एक स्टैटिक सोशोलॉजी दोनों आपस में मिलते हैं, मिलजुल कर ही काम करें। तो नंबर वन जो है स्टैटिक सोशोलॉजी को स्टडी करते हैं। स्टैटिक सोशोलॉजी में क्या है कि कॉम्टे के ख़्याल में पूरा जो माशरती निज़ाम है वो नेचुरल लॉस पर कायम है। समाजी तरतीब जो है सोशल ऑर्डर के बुनियाद यूनिवर्सल बेसिस पर है, जो कि सोसाइटी के अनासर के दरमियान कनेक्शन से कायम होता है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो सोसाइटी है वो एक ऑर्गेनिज़म की तरह है। जिस तरह इंसानी बॉडी में अज़ा अपना अपना काम करते हैं, इस तरह से माशरे के अज़ा भी अपने अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। माशरा एक तंजीम के साथ कायम है और इसके इदारे और ग्रो, यानी इसके जितने भी ग्रुप्स हैं एक दूसरे के साथ इंटरग्रेट कर रहे होते हैं, इंटरग्रेटेड हैं। इससे सोशल स्ट्रक्चर कायम होता है और माशरती निज़ाम यानी सोशल सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइजेशन उसमें कायम होती है। माशरे के जो अज़ा हैं, माशरे के अज़ा की इस तंजीम का नाम सोशल ऑर्डर है। इस हालत में नहायत सुकून और इत्मीनान के साथ अपनी ज़रूरियात पूरी इंसान करता है और अफराद जो है मिलजुल कर काम करते हैं। तो माशरे के अज़ा यानी जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वो जो हमने पढ़े हैं सारे, सोशल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल है, फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, रिलीजियस हैं, तो ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, इंटरलिंक्ड हैं, इंटर रिलेटेड हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तो सोसाइटी पूरी मशीन की तरह एक हरकत का मुजाहरा करता है, ताउन की हालत गालिब रहती है। इस हालत में हर फर्द ग्रो अपने अपने रोल को सरअंजाम दे रहा है। इस तरह से तमाम अफराद एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करके ग्रोही ज़िंदगी को मजबूत बनाते हैं। डिवीज़न ऑफ लेबर की बुनियाद पर माशरे में तंजीम कायम रहती है। माशरे में जो है माशरे में क्राइम्स और इंतशार और मसाइल कम पाए जाते हैं। तो स्टैटिक सोशियोलॉजी में माशरे की इस तंजीम के हवाले से और उनकी कारकर्दगी को ऑब्ज़र्व किया जाता है। ठीक है, तो कॉम्टे ने सोशियोलॉजी में यानी सोसाइटी के 3 लेवल्स बताए थे। एक उसने बताया है कि एक इंडिविजुअल है, फिर है फैमिली और फिर है सोशल कम्बिनेशन। क्या चीज़ें बताई हैं कॉम्टे ने? सोशियोलॉजी में सोसाइटी के 3 लेवल्स बताए हैं। ठीक है, तो उसमें नंबर 1 क्या है कि एक जो है वो इंडिविजुअल आ जाता है, फिर फैमिली आ जाती है, और थर्ड जो चीज़ है वो बताता है सोशल कम्बिनेशन। तो कहता है कि उसके अकॉर्डिंगली कि माशरे का बुनियादी इदारा है, माशरा एक बुनियादी इदारा है, फिर बहुत सारे ख़ानदान आपस में मिलजुल कर सोशल कम्बिनेशन बनाते हैं। जो रिश्तेदारी, बरादरी, गांव, शहर और माशरे की शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, सब माशरती जोड़ हैं और ख़ानदानों की बाहमी तंजीम से वजूद में आते हैं। यानी इसके अकॉर्डिंगली एक इंडिविजुअल जो है एक इंडिविजुअल के साथ मिलता है तो एक फैमिली बनी है। ठीक है, फैमिली और फैमिली प्लस फैमिली तो क्या हो गया है कि रिलेटिव्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे ख़ानदान जो है, फैमिलीज़ और फैमिलीज़ फिर मिलती हैं तो फिर रिलेटिव्स बने। उसके बाद बहुत सारी जब फैमिलीज़ मिलती हैं तो वो एक सोसाइटी क्रिएट होती है। ठीक है, और बहुत सारी सोसाइटीज़ जब मिलती है तो फिर कम्बिनेशन ऑफ सोसाइटी बनता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलके एक माशरा तश्कील देती हैं। नेक्स्ट जो है वो डायनामिक सोशियोलॉजी है। डायनामिक यानी सोशल चेंज, और ये किस चीज़ के ऊपर काम करती है? ये सोसाइटी की तरक्की के हवाले से काम करती है। तो इसमें सोशियोलॉजी के इस हिस्से में सोशल चेंज का मुतालिया किया जाता है। कॉम्टे कहता है कि माशरे हरकत
पजीर हैं, जिसमें सोशल एवेलुएशन होता रहता है, यानी माशरे एक हालत से दूसरी की जानिब चलता रहता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके अलावा वो कहता है कि माशरा एक ख़ास रुख में भी तब्दील होता है। इसे सोशल प्रोग्रेस कहते हैं। माशरे की तरक्की सीधी लाइन में नहीं चलती और ना ऊपर नीचे हरकत करती है, बल्कि जिस तरह लोग मुदाखलत करते हैं इसी तरह मुड़ती रहती है। जैसे किसी माशरे के लोग सनती मैदान में ज़्यादा सरमाया लगा के सनती तरक्की हासिल करते हैं, किसी माशरे के लोग तालीम में आगे निकल जाते हैं और किसी माशरे में ज़रूरी मैदान में ज़्यादा तरक्की पाई जाती है। बस जिस तरह ज़्यादा लोग तवज्जो देते हैं इसी रुख में माशरा तरक्की करने लग जाता है। यानी जहाँ पे जो चीज़ होगी ना, लोगों का रुझान जिस तरफ होगा, लोग उसी ऑक्यूपेशन में तरक्की करेंगे। तो कॉम्टे के कॉल के मुताबिक जब माशरे में तब्दीलियाँ आती हैं या लाई जाती हैं तो माशरे का निज़ाम दरम बरम होने लगता है, लेकिन इन तब्दीलियों के दौरान माशरे में इस्तेहकाम जो है वो कायम रहना चाहिए, यानी स्टेबल रहना चाहिए, यानी माशरे की तरतीब इसी तरह रहनी चाहिए। इस तब्दीली के माशरे में जो अफेक्ट्स होते हैं इनका मुतालिया जो है वो डायनामिक सोशियोलॉजी कहलाता है। ठीक है, जो जो चेंज आ रहे हैं इसका ताल्लुक वैसे सोशियोलॉजी में सोसाइटी की तरक्की के हवाले से होता है। कॉम्टे ने डायनामिक सोशियोलॉजी में एक असूल बयान किया था। उसका कहना है कि माशरे की तरक्की किसी एक जुज़ में नहीं पाई जाती, बल्कि ये तरक्की मादी भी हो सकती है, अखलाकी भी हो सकती है, मटीरियलिस्टिक भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है, पॉलिटिकल भी हो सकती है। इन सब में ज़हनी तरक्की बुनियादी है। ये तरक्की बाकी अज्जा में तब्दीलियाँ लाती है, यानी मेंटली प्रोग्रेस, यानी मेंटली स्टेटस जो है, जब अफराद का जहन एक ख़ास हालत में डल जाए तो इनके फ़ाल भी इसी हालत में डल जाते हैं, यानी ख़ुद को जिस तरह से कायल किया जाए उसी तरीके से। और माशरती ज़िंदगी के तमाम पहलू में इस किस्म की तब्दीलियाँ आती हैं। कॉम्टे के नज़दीक कोई माशरा जो है वो साकिन नहीं है, चाहे इसकी रफ्तार कितनी सुस्त हो। माशरे की इस हरकत से जो असरात पैदा होते हैं इनका मुतालिया डायनामिक सोशियोलॉजी कहलाता है। माशरे की तरक्की भी माशरती चेंज है जो कि एक मतलूबा रुख में होती है। मेथडोलॉजी क्या ये बयान करता है कॉम्टे का ख्याल था कि वाक़यात का मुताला बगैर किसी तरीक़ाकार के नहीं हो सकता। इस तरह एक तरीक़ाकार वाक़यात के मुताले के साथ वाबस्ता है। इसके बिखरे हुए अक़वाल से मदरजा झैल तरीक़ाकार जो हैं सोशियोलॉजी में ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो वो पॉजिटिव मेथड इस्तेमाल करना है। वो कहता है कि सोशियोलॉजी में हमें पॉजिटिव मेथड जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। पॉजिटिव मेथड हमने अभी पीछे पढ़ा, पॉजिटिव यानी जो कि जदीद साइंसी तरक्की का दौर था। ठीक है, तो इस मस्बत तरीक़ाकार की वजाहत वो इस तरह से करता है कि तसव्वुरात हक़ाइक़ के ताबिया होते हैं। जो जितने भी जो तसव्वुरात होते हैं वो फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली उसके अंडर होते हैं, यानी हक़ाइक़ से तसव्वुरात अख़ज़ किए जाते हैं। ये ख्याल तस्लीम किया जाता है कि समाजी वाक़यात पर अमूमी क़वानीन का इत्तलाक़ मुमकिन है या नहीं है, यानी समाजी वाक़यात क़वानीन के तहत अमल में आते हैं और इन दोनों बातों को मानने से एक ही साइंस जो है वजूद में आ सकती है। तो सोशियोलॉजी के अकॉर्डिंगली वो कहता है सोशियोलॉजी बेसिकली क्या है, समाजी वाक़यात और जो वहाँ पे लॉज हैं वो उनका मजमू है। मस्बत इल्म तभी हासिल हो सकता है जब जो है ये चार तरीके इस्तेमाल किए जाए। पॉजिटिव एक्सपेरिमेंट तभी हासिल हो सकता है जब ये चार तरीके इस्तेमाल किए जाए। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, फिर एक्सपेरिमेंट है, फिर कंपटीशन है और फिर एक आ जाता है तारीख़ी तरीक़ा। तो या कंपटीशन या कंपैरिजन भी आ सकता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि कोई भी चीज़ आप उसको ऑब्ज़र्व करते हो, देखते हो, इसको हम उर्दू में मुशाहिदा भी कहते हैं। मुशाहिदा वो अमल है जो कि हमारी हिस्स के इस्तेमाल से वजूद में आता है। जब नज़रिया रहनुमाई करे तब मुशाहिदा अमल में आता है। कोई साइंसी इल्म बग़ैर मुशाहिदे के ना तजर्बा कर सकता है, ना हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सकता है और ना इनके गलत या दुरुस्त होने की तस्दीक कर सकता है। इस तरह हक़ाइक़ तक नहीं पहुँच सकते और फिर नज़रियात से इल्म भी हासिल नहीं हो सकता। बस ऑब्ज़र्वेशन साइंसी इल्म का पहला दरवाज़ा है जिसमें वाक़यात पर तजर्बा करके इनके हक़ाइक़ मालूम किए जाते हैं और तजर्बा गाहें मुशाहिदा गाहें हैं। एक्सपेरिमेंट उसके बाद आता है, वो सेकंड जो स्टेज ऑफ एक्सपेरिमेंट है। दूसरा अमल तजर्बा है जो मुशाहिदे के साथ ही कायम होता है। जब हम सेकंड जो स्टेज है वो एक्सपेरिमेंट की, यानी दूसरा अमल तजर्बा है जो मुशाहिदे के साथ ही कायम होता है। जब हम कायनात के किसी वाक़ये की हकीकत को मालूम करना चाहते हैं तो कायनात का एक हिस्सा मुंतखब करते हैं और इसका तजर्बा करते हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो कायनात के इस मुंतखब हिस्से को हम सैंपल कहते हैं और तजर्बे की इस तरीक़ाकार को हम यानी जो है
यू कैन से कि ऑथेंटिक एक्सपेरिमेंट भी हम कह सकते हैं। इसके बाद कंपैरिजन आ जाता है। तीसरा जो तरीक़ाकार है वो तहकीक में इस्तेमाल होता है, वो बकौल कॉम्पटे मुकाबला है यानी कंपैरिजन है। वो माशरे में दो जो दो ग्रुप्स को या दो तबकों को, दो जमातों में कंपैरिजन का मुताला किया जा सकता है। जिस तरह से मैंने बताया उसमें जिस तरह से ग्रुप्स में आपस में कंपैरिजन होता है, कंपटीशन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, इसी तरह से इनमें आपस में इस चीज़ को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फिर है हिस्टोरिकल मेथड। नेक्स्ट जो है लास्ट जो है इनका आ जाता है, वो कहते हैं हिस्टोरिकल मेथड है। तो इसमें है कि चौथा तरीका जो कॉम्पटे ने वाज़ह किया वो है हिस्टोरिकल मेथड, जिसमें किसी ग्रोह या माशरे के हालात को मुख्तलिफ़ औक़ात में मुताला करके फ़र्क मालूम किया जाता है। ये फ़र्क इस ग्रोह में माशरती तग़य्युर का मुताला पेश करता है। इस तरीके से किसी माशरे या सकाफ़त में तग़य्युर का मुताला किया जाता है और तग़य्युर के अमूमी क़वानीन बनाए जाते हैं। ये चारों तरीके जो हैं ये सोशियोलॉजी में आज पूरी तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके मुताबिक ही जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। समझ आ गया आपको? यानी सोशियोलॉजी में जो पॉजिटिविज़म का जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया था, पॉजिटिव मेथड का, उसके 4 पार्ट्स। वो कहता है कि तब तक कोई रिसर्च पॉजिटिव हो ही नहीं सकती जब तक कि उनमें ये 4 स्टेप्स ना हो। तो 4 स्टेप्स कौन से हैं? एक है ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन की बेस पे एक्सपेरिमेंट होता है, फिर उसके बाद कंपैरिजन किया जाता है। यानी माशरे में, सोसाइटी में दो अदारों के दरमियान, दो तबकों के दरमियान हो सकता है, दो जमातों के दरमियान हो सकता है, उनका कंपैरिजन किया जाता है, उनका मुताला किया जाता है। फिर उसके बाद हिस्टोरिकल मेथड इस्तेमाल किया जाता है। तो जब तक ये 4 मेथड्स नहीं होंगे, यही हेल्प करते हैं सोशियोलॉजी को पॉजिटिविज़म में। पॉजिटिव मेथड इसी को कहते हैं। आज की ऑगस्ट कॉम्टे की जो थ्योरी, आई होप कि समझ आ गई होगी आपको। इसको हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ऑगस्ट कॉम्टे जो हैं वो उन्होंने थ्योरी ऑफ टाइप्स ऑफ साइंस बताई। उसमें उन्होंने थ्योरेटिकल साइंस और एक प्रैक्टिकल साइंस बताई है। और उसके बाद उन्होंने थ्योरी ऑफ लॉज और 3 स्टेजेस बयान किए हैं। एक है थियोलॉजिकल स्टेज है, फिर है मेटाफिज़िकल स्टेज है, फिर है पॉजिटिव स्टेज। ठीक है, पॉजिटिव यानी जदीद। उसके बाद जो हमने लास्ट पढ़ा थ्योरी ऑफ टाइप्स ऑफ सोशियोलॉजी, एक तो डायनामिक है और एक है स्टैटिक। स्टैटिक के बाद हमने पॉजिटिव सोशियोलॉजी का मेथड स्टडी किया है, जिसमें ये 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है: ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, कंपैरिजन एंड हिस्टोरिकल मेथड। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। इसी के साथ आपका जो सोशियोलॉजी का कोर्स है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको लेक्चर के हवाले से अगर कोई चीज़, प्रीवियस लेक्चर देखना शुरू करें, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन आस्क। तो अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।